नमस्कार दोस्तों, साल 1998 एक अमेरिकन आदमी लगभग $8 बिलियन में एक आइलैंड खरीदता है। नक्शे में देखिए 75 एकड़ का ये आइलैंड कैरेबियन में यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा था। इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से दिखने में ये प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बेहद सुंदर बीचेस, बहुत सारी ग्रीनरी, बीच में एक महल जैसा लग्जरी बंगला था, चारों तरफ लग्जरी गेस्ट विलास थे, 2 बड़े स्विमिंग पूल, जिम और एक हेलीपैड भी था। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था एक बेहद काला सच। एक ऐसा सच जिसकी वजह से आसपास के आइलैंड्स में रहने वाले लोग इस आइलैंड को पीडोफाइल आइलैंड कहते थे। यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और उन्हें सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था। ये लड़कियां यहां से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ समुद्र था। एक बार एक 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड पर कौन कौन आया करता था। दुनिया भर के अमीर लोग, अरबपति, बिलियनियर्स और फेमस सेलिब्रिटीज। इनमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टकर, न जाने कितने पॉलिटिशियंस और बिलियनियर्स इस आइलैंड पर आए थे। इनके लिए यहाँ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी। लेकिन सवाल यह है कि इस आइलैंड का मालिक कौन था। इसका जवाब है एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन एक जमाने में ब्रुकलिन में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, एक स्कूल टीचर था। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि करियर में आगे जाकर ये अचानक से अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। लगभग $60 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करके ये एक मल्टी मिलियनर बन जाता है। इसके दोस्तों में बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बारक तक शामिल थे। आज के वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों अमेरिका के सबसे बड़े स्कैंडल के पीछे का सच, पूरी कहानी एप्स्टीन फाइल्स की। आज के दिन आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ टाइम का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट बन गया है। ये सारे बड़े बड़े बिलियनियर्स इससे एग्री करते हैं। The most profound technology humanity is working on really affect the future dramatically. Perhaps the most important foundational technology of our time. It is a renaissance. It is a golden age. AI आज के दिन दुनिया में हर एक इंडस्ट्री को बदल रहा है। जो लोग आज के दिन इसे सही से इस्तेमाल करना सीख पाएंगे वो लोग फ्यूचर में ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे और उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद होंगी। अगर आप AI की फील्ड में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो तो आओ ज्वाइन करो मेरी AI मास्टर क्लास, जो कि इस संडे 4 जनवरी को शाम के 7 बजे हो रही है। पिछले एक साल में 50,000 से ज्यादा लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं और उनका फीडबैक भी बहुत जबरदस्त रहा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये 2.5 घंटे की मास्टर क्लास है जहां मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 25 से ज्यादा AI टूल्स सिखाता हूं। इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI से इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, गाने बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, सब कुछ सिखाया जाता है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपके लिए आखिरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स अब बची है इस संडे की वर्कशॉप के लिए। ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस QR कोड में मिल जाएगा। अगर आप एग्जैक्टली इस डेट और टाइम को अवेलेबल नहीं हो लाइव क्लास अटेंड करने के लिए तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अगले 7 दिन तक अवेलेबल होगी। आइए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। एप्स्टीन आइलैंड में जो कुछ चल रहा था, जो कुछ हो रहा था, वो काफी सालों तक छिपा रहता है। लेकिन साल 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेन इस केस के लिए ट्रिगर बन जाती है। मार्च 2005 की बात थी। फ्लोरिडा में पाम बीच इलाके में एक 14 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराते हैं। लड़की बताती है कि रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाली एक क्लासमेट उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई थी। उसे बोला गया था कि बस मसाज देनी है और इसके $200 से $300 मिलेंगे। लेकिन वहां पहुंचकर कुछ और ही हुआ। एप्स्टीन उस लड़की से सिर्फ एक टॉवल पहने हुए मिलता है। वो लड़की को अपने कपड़े उतारने को कहता है और फिर उसे मोलेस्ट करता है। जब पुलिस ने पहली विक्टिम से पूछा कि क्या कोई और लड़की भी है जिसे तुम जानती हो जो एप्स्टीन के यहाँ गई हो, तो उसने 2 नाम दिए। उन 2 लड़कियों से बात करी गई तो 2 और नाम सामने आए और फिर उन 2 से बात करी गई तो 2 और नाम सामने आए। पुलिस वाले देखकर हैरान थे। ये चेन रुक ही नहीं रही थी। पुलिस जब तक एक विक्टिम को ट्रैक करती 2 और सामने आ जाती। कुछ ही महीनों में पाम बीच पुलिस चीफ ने 35 विक्टिम्स की पहचान कर ली थी और दर्जनों विक्टिम्स को अभी ट्रैक किया जा रहा है।
इसमें सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि हर लड़की की कहानी एग्जैक्टली सेम थी। सबको मसाज का बहाना बनाकर बुलाया गया था। She led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room and Jeffrey laying naked on the massage table. ज्यादातर विक्टिम्स 13 से 16 साल की लड़कियां थी और गरीब परिवारों से आती थी। कईयों के पेरेंट्स भी नहीं थे, वो ऑर्फन्स थी, तो उनके लिए कोई सुनने वाला भी नहीं था। I really wanted this job, so I opened up to them. I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets, I've been abused, and that's the worst thing that I could have done. Because I just let them know that I'm vulnerable and I'm their perfect type. पुलिस ने देखा कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड पिरामिड स्कीम थी। हर लड़की को नई लड़की लाने के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, जिसके कारण एक लड़की दूसरी लड़की को लाती और दूसरी तीसरी को लाती। इसी तरीके से एक चेन बनी और इनमें से ज्यादातर लड़कियों की उम्र 18 साल से कम की थी। मई 2006 तक आते आते पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ एक पूरा केस तैयार कर लिया था। केस इतना स्ट्रांग था कि जुलाई 2006 में FBI ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसे ऑपरेशन लीप ईयर नाम दिया गया। 53 पेजेस की रिपोर्ट बनी। फ्लोरिडा से लेकर न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको तक विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स लिए गए। एप्स्टीन पर केस इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का लगाया गया। I was 16 years old. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. 36 नाबालिग विक्टिम्स, दर्जनों गवाह, FBI की इन्वेस्टिगेशन और इतने भारी चार्जेस। जेफरी एप्स्टीन जैसे आदमी को तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए था। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। मायामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक सीक्रेट डील कर रहे थे। ये डील मानो एप्स्टीन को बचाने के लिए की जा रही हो। उसे बस प्रोस्टिट्यूशन के 2 छोटे मोटे चार्जेस में खुद को गिल्टी मानना था और बदले में उसे और उसके सहयोगियों को बाकी सारे क्रिमिनल चार्जेस से इम्यूनिटी दे दी गई। यानी उस पर किसी और चार्ज में केस नहीं चल सकता था। सबसे शॉकिंग बात इस डील की थी कि इस डील को सील कर दिया गया था, यानी इस डील को कोई देख भी नहीं सकता था। विक्टिम्स तक को, बेचारी लड़कियों तक को इसके बारे में नहीं बताया गया, जबकि अमेरिका में कानून के मुताबिक विक्टिम्स को ऐसी किसी भी डील के बारे में बताना मैंडेटरी होता है। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। 30 जून 2008 एप्स्टीन कोर्ट में पेश होता है और डील के मुताबिक 2 चार्जेस में खुद को गिल्टी मान लेता है, जिसके बाद उसे सिर्फ 18 महीने की सजा सुनाई जाती है। सिर्फ 18 महीने। इस सजा के दौरान एप्स्टीन को पाम बीच काउंटी जेल के प्राइवेट विंग में रखा गया। उसे हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटे के लिए अपने लग्जरी ऑफिस में जाने की परमिशन दी गई। ये इस लेवल की फर्स्ट क्लास जेल थी कि एप्स्टीन सिर्फ रात में सोने के लिए वहां जाता था। और इस सब के बाद भी सजा पूरे होने से 5 महीने पहले ही जुलाई 2009 में इसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये सब पॉसिबल हुआ उस सीक्रेट डील की वजह से, एप्स्टीन को एक डील दिलाने वाले अलेक्जेंडर अकोस्टा की वजह से। अब कहानी में ट्विस्ट देखिए दोस्तों, यही अलेक्जेंडर अकोस्टा बाद में जाकर एप्स्टीन के पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की पहली सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन जाते हैं। For Secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta. अगले कई सालों तक एप्स्टीन अपनी जिंदगी नॉर्मली जीता रहता है। उसे कुछ नहीं होता। वो अपने प्राइवेट जेट में घूमता है, अपने आइलैंड पर लैविश पार्टीज थ्रो करता है और पावरफुल लोगों से मिलता है। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। विलन बच के भाग निकलता, लेकिन दुनिया के एक कोने में एक औरत थी, एक जर्नलिस्ट थी, जिसने ठान रखी थी कि वो इस एप्स्टीन को बचकर जाने नहीं देगी। जूली क्नाइप ब्राउन ये एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी जो मायामी हेरल्ड अखबार के लिए काम कर रही थी। 2009 में एप्स्टीन के रिहा किए जाने के बाद ये उस केस को क्लोजली फॉलो करती रही। सालों तक इस केस को स्टडी करने के बाद नवंबर 2018 में ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स एप्स्टीन के अपराधों पर और कैसे सिस्टम ने एप्स्टीन को बचाया। जूली ने इसे परवर्जन ऑफ जस्टिस का नाम दिया। मीडिया में ये रिपोर्ट्स एक नया धमाका ले आती है। पब्लिक का गुस्सा जाग उठता है। एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच करने की मांग उठने लगती है और इसी सब प्रेशर के चलते न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच शुरू हो जाती है। जूली ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में 80 से ज्यादा पोटेंशियल विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए थे। अपनी रिपोर्ट्स में उन्होंने 8 का इंटरव्यू लिया और उन्हें डॉक्यूमेंट किया। सबूत बहुत क्लियर था, इसलिए जुलाई 2019 में एप्स्टीन को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार सीधा सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे
थे जिनमें 45 साल तक की सजा हो सकती थी। लेकिन फिर आता है हमारी कहानी का दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन जेल में मुर्दा पाया जाता है। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. ऑफिशियली दुनिया को बताया जाता है कि एप्स्टीन ने एक बेडशीट का इस्तेमाल करके खुदकुशी कर ली अपने सेल के अंदर। लेकिन यहाँ हालात ऐसे थे जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए। असल में बात क्या है कि एप्स्टीन उस रात अपने सेल में अकेला बंद था, उसके साथ कोई और कैदी नहीं था। और इत्तेफाक देखो कि उस रात जेल के कैमरास भी नहीं चल रहे थे, उनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इसलिए इसका कोई वीडियो फुटेज भी मौजूद नहीं है जो दिखाता हो कि एक्चुअली में एप्स्टीन ने ये खुद ही किया हो। इसी कारण से कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलने लगी कि एप्स्टीन ने यहाँ पर कोई खुदकुशी नहीं करी है बल्कि उसका मर्डर किया गया है। The video was released by the Department of Justice to prove that no one entered Epstein's cell before he was found dead and that he really did take his own life. But it's only fueling more conspiracy theories. कमाल की बात ये थी कि इन थ्योरीज को फैलाने वालों में सबसे आगे थे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स। कुछ समय बाद खुद ट्रंप भी एक ट्वीट को रीट्वीट करते हैं जिसमें लिखा था कि एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं करी है बल्कि उसके पास बिल क्लिंटन से जुड़ी सीक्रेट जानकारी थी, इसलिए बिल क्लिंटन ने ही उसकी हत्या करवा दी। ट्रंप के सपोर्टर्स में एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन बन गया। 2024 अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। ये वादा करते हैं कि प्रेसिडेंट बनते ही एप्स्टीन की सारी फाइल्स पब्लिक कर देंगे। बार बार जब भी इंटरव्यूज में उनसे पूछा जाता कि क्या वो एप्स्टीन फाइल्स को डीक्लासिफाई करेंगे तो ट्रंप जवाब देते, बिल्कुल हाँ मैं करूंगा। Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. जनवरी 2025 ट्रंप दोबारा से इलेक्शंस जीतकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब सबको इंतजार था कि ये एप्स्टीन फाइल्स कब रिलीज होंगी। ट्रंप के सपोर्टर्स खास तौर पर इस बात को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन जुलाई 2025 में ट्रंप सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया कि एप्स्टीन के क्लाइंट्स की कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती ही नहीं है और अब कोई फाइल रिलीज नहीं होगी। फिर ट्रंप ने खुद भी यू टर्न ले लिया। एप्स्टीन फाइल्स को अब बोरिंग मुद्दा बोलने लगे, कहने लगे कि ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी का होक्स है जो कभी खत्म नहीं होता। It's pretty boring stuff. Democrat hoax that never ends. ट्रंप ने कहा कि एफबीआई को वोटर फ्रॉड जैसे जरूरी मुद्दों पर फोकस करना चाहिए और एप्स्टीन जैसे मुद्दे पर अपनी एनर्जी और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चल झूठा। अब इतने बेवकूफ तो किसी के भी सपोर्टर्स नहीं है कि वो इस चीज को नोटिस ना करें। तो ट्रंप के अपने सपोर्टर्स सवाल करने लगे कि आखिर ट्रंप अचानक से चुप क्यों हो गए। इलॉन मस्क ने तो ट्वीट करके ये तक कह दिया कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसलिए ये फाइल्स रिलीज नहीं हो रही हैं। हालांकि बाद में इलॉन ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर था कि ट्रंप के सबसे करीबी सपोर्टर्स भी सस्पिशियस होने लगे। और जब लोगों ने खुद से खोजने की कोशिश करी तो कुछ बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स यहाँ पर सामने आए। ट्रंप और एप्स्टीन की पुरानी दोस्ती, बहुत पुराना नाता। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन लगभग 20 सालों तक बेस्ट फ्रेंड्स रहे। 1980s में इस दोस्ती की शुरुआत हुई और 1990s में ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के बंगलों में, ऑफिसेज में, ट्रंप के प्लाजा होटल और कैसीनोज में एक साथ समय बिताने लगे। लगभग हर पार्टी में एप्स्टीन ट्रंप के साथ दिखते थे। एप्स्टीन की एक एक्स एम्प्लॉय के मुताबिक 1990s में ट्रंप और एप्स्टीन हफ्ते में कम से कम 3 बार बात करते थे फोन पर। कई बार एप्स्टीन ट्रंप को स्पीकर पर रखकर ऑफिस में बात करता था। इस बातचीत में ट्रंप एप्स्टीन के सामने शेख ही मारते थे कि उन्होंने किस महिला के साथ क्या किया। मॉडल स्टेसी विलियम्स के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन के लिए महिलाएं ट्रॉफी की तरह थी। स्टेसी ने आरोप लगाया कि 1993 में जब वो एप्स्टीन को डेट कर रही थी तब एक दिन वो उसके साथ ट्रंप टावर गई, जहां ट्रंप ने उन्हें अपनी तरफ खींचा और उनको गलत तरीके से छुआ। एप्स्टीन ये सब होते हुए देख रहा था और स्टेसी के मुताबिक एप्स्टीन को ये पसंद आ रहा था कि उनके पास एक ऐसी मॉडल है जिसका ट्रंप पीछा कर रहे हैं। इसी तरह एक दूसरी विक्टिम के मुताबिक जिन पार्टीज में एप्स्टीन उन्हें दूसरे मेहमानों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था, उन पार्टीज में ट्रंप भी मौजूद रहते थे। ट्रंप एप्स्टीन के प्राइवेट जेट्स में भी ट्रैवल करते थे जिन पर अक्सर एप्स्टीन लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करता था। साल 2002 में ट्रंप ने खुद एप्स्टीन के बारे में कहा था, ही इज अ लॉट ऑफ फन टू बी विद। इट इज इवन सेड दैट ही लाइक्स ब्यूटीफुल वुमेन एज मच एज आई डू एंड मेनी ऑफ देम आर ऑन द यंगर साइड।
यानी ट्रंप को पता था कि एप्स्टीन को यंगर वुमेन पसंद है। ट्रंप ने अपनी किताब ट्रंप द आर्ट ऑफ कमबैक में एप्स्टीन के लिए एक नोट भी साइन किया था, टू जेफ यू आर द ग्रेटेस्ट। इसी दोस्ती की वजह से एक कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आने लगी कि ट्रंप भी तो उन लोगों में कहीं शामिल नहीं है जिनकी एप्स्टीन फाइल्स में कोई डैमेजिंग डिटेल है और इसीलिए वो सारी फाइल्स पब्लिक नहीं करना चाह रहे। इन सब चीजों को लेकर जनता में अफवाहें फैलने लगी। इन कंस्पिरेसी थ्योरीज के कारण पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस में एक बिल लाया गया जिसमें कहा गया कि जस्टिस डिपार्टमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर एप्स्टीन की सारी फाइल्स रिलीज करनी होंगी। जब पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर वोटिंग हुई तो एक बहुत रेयर मोमेंट देखने को मिला जहां पर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के पॉलिटिशियंस ने साथ में मिलकर इस बिल को सपोर्ट किया। यहां इंडिया के कंपैरिजन में अमेरिका में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इंडियन पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज एंटी डिफेक्शन लॉ का इस्तेमाल करके फोर्स कर सकती हैं अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कि एक बिल के फेवर में या अगेंस्ट में वोट किया जाए। लेकिन अमेरिकन पार्लियामेंट जिसे यूएस कांग्रेस कहा जाता है, इसके मेंबर्स जैसे चाहे वैसे वोट कर सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फोर्स नहीं कर सकती। इसलिए ट्रंप के ना चाहते हुए भी ये बिल पास हो जाता है दोस्तों, और 19 नवंबर को ट्रंप को मजबूरन इस बिल पर साइन करना पड़ता है। कुछ ट्रंप सपोर्टर्स एक्साइटेड थे कि फाइनली बिल क्लिंटन एक्सपोज होंगे और सालों से जो कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं अब उनका सबूत मिल जाएगा। लेकिन जब 19 दिसंबर का यह दिन आया, जस्टिस डिपार्टमेंट ने सिर्फ कुछ हजार फाइल्स ही रिलीज करी। फिर 23 दिसंबर को 30,000 और डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स बहुत हेविली रिडैक्टेड थे, यानी कि आधी से ज्यादा चीजें इनमें छिपाई गई थी एक ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करके। समझ पाना आसान नहीं था कि कहां पर क्या कहा जा रहा है इन फाइल्स में, लेकिन फिर भी लोगों ने जब इन्हें डिटेल में पढ़ा तो इन फाइल्स में जो निकला वो क्लिंटन के बारे में कम था और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज्यादा था। बार बार एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया। एक ईमेल के मुताबिक ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन से 8 बार ट्रैवल किया। वही ट्रंप जो हमेशा कहते थे कि वो कभी एप्स्टीन के प्लेन में नहीं बैठे हैं। इसी तरह एक रिपोर्टर को भेजे गए एक दूसरे ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा था, ट्रंप को लड़कियों के बारे में पता था क्योंकि उन्होंने मैक्सवेल से ये सब बंद करने को कहा था। यानी एप्स्टीन के मुताबिक ट्रंप जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रहे, पुलिस को नहीं बताया। नए खुलासे तो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। एफबीआई को आया एक कॉल। ये कॉल एक लेमोजीन ड्राइवर ने 2020 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक पहले 27 अक्टूबर 2020 को किया था। इस ड्राइवर ने एफबीआई को बताया कि 1995 में जब वो ट्रंप को टेक्सास एयरपोर्ट ले जा रहा था, तब ट्रंप फोन पर जेफरी बोलते हुए किसी लड़की को अब्यूज करने की बात कर रहे थे। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 4 साल बाद 1999 में ड्राइवर ने जब ये बात एक महिला को बताई तो वो एकदम शांत हो गई और फिर उसने कहा, ट्रंप और एप्स्टीन ने मेरा रेप किया था। इस महिला ने ड्राइवर को बताया कि कोई लड़की उसे एक फैंसी होटल या बिल्डिंग में लेकर गई थी जहां उसका रेप किया गया। उसके अलावा इन एप्स्टीन फाइल्स में एक और डॉक्यूमेंट था, एक लेटर जिस पर जे एप्स्टीन साइंड था। ये लेटर सेक्स ऑफेंडर लैरी नसार को लिखा गया था। इसमें लिखा था, हम में एक चीज कॉमन है, यंग लेडीज के लिए हमारा प्यार। हमारे प्रेसिडेंट भी हमारी तरह यंग गर्ल्स से प्यार करते हैं, लेकिन हमें जेल में खाना खाना पड़ रहा है और वो प्रेसिडेंट है। लाइफ बहुत अनफेयर है। 2019 में जब ये लेटर लिखा गया था तब ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जस्टिस डिपार्टमेंट, जिसे एक गवर्नमेंट बॉडी की तरह न्यूट्रल रहना चाहिए, वो ट्रंप के पर्सनल लॉयर की तरह बिहेव करने लगा। इन रेप एलिगेशंस को अनट्रू और सेंसेशनल बताया गया। इसी तरह लेटर को फेक बोल दिया गया बिना कोई रिपोर्ट दिखाए। वो ट्रंप जो चुनाव से पहले एप्स्टीन फाइल्स को एक चुनावी हथियार बना रहे थे, आज खुद उसी में फंस गए हैं। The list of clients that went to the island has not been made public. The Epstein thing. But yeah, I'd be inclined to do the Epstein. I'd have no problem with it. जो कंस्पिरेसी थ्योरीज उनके सपोर्टर्स फैला रहे थे, अब वो उन पर ही भारी पड़ रही हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट है दोस्तों। अभी सारी एप्स्टीन फाइल्स रिलीज नहीं हुई है। 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स बचे हुए हैं जो अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि इन डॉक्यूमेंट्स में अभी रिडैक्शंस किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए हैं उनमें भी बहुत ज्यादा ये रिडैक्शंस किए गए हैं। काला काला मार्कर लगाया गया है, नाम काले किए गए हैं, डेट्स हटा दी गई हैं। कई पेजेस में आधी लाइंस ब्लैक मार्कर से ढकी हुई है। लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट ने कई जगहों पर ये रिडैक्शंस भी ढंग से नहीं करी है। बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जिनमें ये रिडैक्टेड शब्द फोटोशॉप जैसी सिंपल हैक से देखे जा सकते हैं। कई डॉक्यूमेंट्स में तो इनकी भी जरूरत नहीं है। रिडैक्टेड वर्ड्स को कॉपी करके दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने पर ही दिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि और क्या छिपा है इन फाइल्स में। दावा किया जाता है कि एप्स्टीन के पास पावरफुल लोगों के खिलाफ सबूत थे और उसके आइलैंड पर कौन कौन आया उसकी पूरी लिस्ट भी थी।
वक्त के साथ साथ हम देखेंगे और कितने प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, बिलियनियर्स, अरबपति और प्रिंसेस इसमें फंसे हुए हैं और कितने लोगों के नाम हैं जो एप्स्टीन की इस ब्लैक बुक में सामने आएंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। एआई मास्टर क्लास को ज्वाइन करने की आखिरी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अंबानी की कहानी पर भी एक मैंने सिमिलर वीडियो बनाया है, यहां क्लिक करके देख सकते हो। दोनों भाइयों की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।